हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 2026 बोर्ड स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा उसके 90% चांस है कि वो 2026 के जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें डायरेक्टली आ सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूँ क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी 24 वाले भी और 25 वाले भी, तो उस सभी क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको वीडियो के जरिए कराए थे। और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ तो अगर आप चाहें तो पिछली वीडियोस देखें और जाके चेक करें, और एक्यूरेसी आपको 90% से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ एग्जाम से ठीक पहले ही। ठीक है, तो इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि 5 से 6 मार्क्स से जो क्वेश्चन किसी भी एक चैप्टर से आ रहा है वो आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज है 2026 बोर्ड टारगेट सीरीज है जिसमें मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम रेडी आंसर और एक बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन और साथ में रिवीजन नोट्स भी दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस सीरीज से जुड़ जाइए। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 की जो इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसका पहला चैप्टर। तो चलिए इस वीडियो के जरिए इस पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जो कि 1 मार्क के पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन और फिर आपके 6 मार्क्स के इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होंगे वो बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका, हु वाज पॉपुलरली नॉन एज फ्रंटियर गांधी, यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर वो खान अब्दुल गफ्फार खान है, क्योंकि फ्रंटियर गांधी या फिर सरहद गांधी इनको इसलिए कहते थे क्योंकि ये नॉन वायलेंस या अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले एक निर्भीक नेता थे। दूसरा क्वेश्चन आपका, हु नेगोशिएटेड विद प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन इंडिया। तो आप सभी को पता है कि प्रिंसली स्टेट जो थे भारत में ज्वाइन नहीं हो रहे थे, लेकिन इसको भारत में किसने मिलाया या फिर सबसे बड़ा रोल किसका है। तो इसका सही आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। तो एसआरसी यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में जो आया था इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कमीशन ने कहा कि भारत के स्टेट का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए। और सिंपल वर्ड में अगर बताऊं कि जिस भी रीजन की जो लैंग्वेज है, स्टेट बाउंड्री है, उसकी वहां पर लैंग्वेज के बेसिस पर ही वहां पर बननी चाहिए। और इस आधार पर क्या हुआ, भारत के जितने भी राज्य थे वो बनाए गए। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी का मतलब पूछा गया है कि जब भारत आपका आज़ाद होने वाला था तो उस वक्त क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी वही एक तरीके से टू नेशन थ्योरी लेकर के आई थी। और इसमें बताया गया था कि भारत जो आपका है वो हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग जो नेशंस हैं उसका मतलब दो धर्मों का देश है। और इस आधार पर भारत और पाकिस्तान का एक तरीके से बंटवारा होना चाहिए और पाकिस्तान को एक अलग देश चाहिए था मुस्लिमों के लिए, और इसीलिए ये थ्योरी लेकर के आएगी और बाद में धार्मिक आधार पर ही भारत का बंटवारा किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, विच प्रिंसली स्टेट इनिशियली रजिस्टर्ड ज्वाइनिंग इंडिया, यानी कौन कौन से ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने भारत में जुड़ने से मना किया। तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये 4 ऐसे थे जिनको भारत में मिलाने में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन आपका, बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन नेशन बिल्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो भारत में जब भारत का जब आप तरीके से आजाद हुआ तो कौन कौन सी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर दिक्कत थी वो यही थी कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक तरीके से लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, इसमें बहुत ज्यादा विविधता थी और उसके बावजूद हमें एक तरीके से एक देश बनाना था। इसीलिए सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल था भारत की उसके नेशन बिल्डिंग में वो क्या था, यहाँ की विविधता थी। और फिर भी हमने इसमें कामयाबी पाई और एक भारत जैसा देश बनाया। अगला क्वेश्चन आपका, वाई वर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1956, यानी कि जितने भी स्टेट्स थे भारत के वो सभी लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर क्यों रीऑर्गेनाइज करे गए। तो इसका जो रीजन था वो यही था कि जो लोग थे वो मूवमेंट कर रहे थे, एक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। और सबसे पहला जो आंदोलन था आपका वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, जहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी क्योंकि वो अनशन पे बैठ गए थे और उनको एक अलग राज्य चाहिए था उनकी भाषा के आधार पर और उनकी कल्चर के आधार पर। और यहाँ से अगर आंदोलन और बढ़ता तो हो सकता कि भारत के और ज़्यादा एक तरीके से मतलब ऐसे आंदोलन देखने को मिलते। फिर धीरे धीरे भारत सरकार ने भी इस चीज को माना और एक तरीके से भारत में जो भी स्टेट बनाए गए वो कौन से आधार पर बनाए गए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाए गए। अगला क्वेश्चन आपका, विच प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। कौन सा प्रिंसली स्टेट ऐसा था जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों को ही ज्वाइन करने से मना किया। तो स्टार्टिंग में जो नाम थे वो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जो तीनों के तीनों थे वो ये कह रहे थे कि हमें किसी के साथ भी नहीं जाना है। बाद में तो हैदराबाद भी मिल गया, जूनागढ़ भी मिल गया, कश्मीर बहुत लास्ट में मिला। कश्मीर तो स्टार्टिंग से कह रहा था ना मैं पाकिस्तान में जाऊँगा ना मैं इंडिया में जाऊँगा। तो ये 3 ऐसे थे जिन्होंने स्टार्टिंग में मतलब एक तरीके से मना किया इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ जाने से।
अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहिए तो ये एक तरीके से विलय पत्र है जिसकी सहायता से भारत में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भारत में जोड़ा गया था। बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए जो प्रिंसली रूलर्स हैं उन्होंने 1947 के बाद से साइन किए और उन्होंने भारत में अपना एक तरीके से मतलब भारत को अपना देश माना एक तरीके से, और उन्होंने अपने एरिया को चलाया और कुछ जो मेन चीज़ थी वो भारत सरकार के अंडर में दे दी गई। अगला क्वेश्चन आपका, हु डिलीवर द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच एंड वैन। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या फिर भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट जो स्पीच थी वो किसने और कब दी। तो इसका जो स्पीच था वो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये स्पीच दी थी जो कि 14-15 अगस्त की मिडनाइट को 1947 को दी गई थी, जिसको बोलते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, और इसको काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक मूवमेंट भी कहा जाता है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। 14-15 अगस्त की मिडनाइट को ये भाषण दिया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले की प्राचीर से। अगला क्वेश्चन आपका, विच थ्योरी लीड टू द पार्टीशन ऑफ 1947। तो 1947 में कौन सी थ्योरी के जरिए भारत का बंटवारा हुआ, बेसिकली वो पूछा गया। तो मैंने अभी को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 2 नेशन थ्योरी के जरिए मुस्लिम लीग ने जो डिमांड करी थी, बेसिकली हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग जो धर्म के या फिर दो कौमों के लोग हैं उनको अलग अलग देश मिलने चाहिए, और इसी आधार पर भारत का बंटवारा किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्टेड एट इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के वक्त प्रिंसली स्टेट भारत में कितने थे, तो जो टोटल थे वो थे आपके 565, और इन सभी को जोड़कर ही भारत अपना एक बहुत बड़ा देश बना। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच डिलीवर। तो स्पीच जो थी आपकी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली वो कहाँ पर एक तरीके से दी गई थी, तो ये जो था आपका लाल किले की प्राचीर यानी कि रेड फोर्ट, या जो कि दिल्ली में था, और 14-15 अगस्त की मिडनाइट को दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन आपका, नेम 2 प्रोविंस डिवाइड ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो अगर पार्टीशन की बात करता हूँ तो कौन कौन से प्रोविंस ऐसे थे जिनका बंटवारा हुआ था। तो एक हुआ आपका पंजाब का जिसमें से पाकिस्तान निकला, और एक हुआ आपका बंगाल का जिससे पूर्वी पाकिस्तान बेसिकली आज के टाइम पर वो बांग्लादेश है। तो पंजाब और बंगाल 2 ऐसे प्रोविंस थे जिनका बंटवारा किया गया क्योंकि यहीं पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेशनल लीडर सपोर्ट अ सेकुलर नेशन। यानी कि जितने भी नेशनल लीडर थे वो सभी के सभी सेकुलर नेशन के पक्ष में क्यों थे। क्योंकि इसका रीज़न बस यही था कि भारत जो आपका है वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के, बिलीफ के, कल्चर के जो लोग थे वो रहते थे, और उनको जोड़ने का एक ही तरीका था कि अगर हम धर्मनिरपेक्षता वाला देश बनाते हैं तो सभी लोग जो लोग होंगे या जो सभी जो धर्म के जो लोग होंगे वो अपने आप को हमसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसीलिए सबको साथ लाने के लिए, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देने के लिए भारत ने एक सेकुलर नेशन बनने का सोचा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन 1947। यानी कि भारत सरकार का रवैया या फिर एक तरीके से हम दृष्टिकोण कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट के लिए कैसा था। तो प्रिंसली स्टेट भारत में उस टाइम जो तो 565 थे, वो सभी के सभी भारत में नॉर्मल सी बात है, वो स्टार्टिंग में तो मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता चला कि भारत जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाएगा तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो भारत में जुड़ना एक तरीके से चाहते थे, और इस चीज़ को गवर्नमेंट ने एक तरीके से रिस्पेक्ट किया और उनको बताया कि बेसिकली हम जो है एक तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, राजा का शासन हटाएंगे एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो थी वो लोगों को अच्छी लगी। दूसरा ये था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, राज्य के लोग थे, उनको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी या फिर अकोमोडेशन पॉलिसी दी गई कि भाई हमें सिर्फ कुछ चीज़ें ही चलानी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाएगी, बाकी जो आंतरिक जो निर्णय होंगे वो जो राज्य की जो सरकार होगी या फिर जो आपके द्वारा जो चुनी हुई सरकार होगी वही चलाएगी, या फिर जो राजा वगैरह होंगे वही एक तरीके से चलाएंगे। और इस वजह से क्या हुआ, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने भारत में जुड़ने को राजी हुए। और तीसरा ये था कि जो भी हमारी टेरिटोरियल यूनिटी थी उसको जोड़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था, और इन सबको जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था कि भाई आपको कैसे न कैसे दे करके उनको लालच दो, या फिर उनको आप एक तरीके से जो भी विशेष पावर होती है वो दो, तब जा करके वो हमारे भारत के साथ जुड़ पाएंगे। तो भारत में मोस्टली जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे बहुत सारे तो आसानी से जुड़ गए, और कुछ जो आराम से नहीं जुड़े उनको बहुत सारे एक तरीके से स्पेशल राइट्स दिए गए, थोड़ी बहुत चीज़ें दी गई ताकि वो लोग जो हैं, फिर मान लीजिए जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भारत में जुड़ने के तरीके से हामी भर सकें। और इस तरीके से भारत सरकार ने क्या किया, अपने आप को प्रिंसली स्टेट्स में जोड़ पाया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का जब विभाजन हुआ तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। तो पहला तो कॉन्सिक्वेंस यही था कि जो भी हमारे जो प्रोविंस थे पंजाब और बंगाल, इनका बहुत ही बड़े स्तर पर एक दूसरे से विभाजन हुआ, और ये जो विभाजन हुआ वो धार्मिक बहुलता के आधार पर हुआ, और ये काफ़ी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुद्दा था क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक बड़ी आबादी को यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से यहाँ आना या फिर उनका बंटवारा करना, लोगों को पता नहीं है कि भाई हम पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, एक बहुत ही जटिल मुद्दा था। दूसरा ये था कि बहुत सारे
जो माइनॉरिटीज़ जो लोग थे वो दोनों तरफ थे, यानी कि भारत में भी थे और पाकिस्तान में भी थे, और इनके ऊपर भी अटैक हो रहे थे, उनका बहुत ही ज़बरदस्ती एक तरीके से माइग्रेशन भी करा जा रहा था एक तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिली, फिर ये भी इसका परिणाम आता है। तीसरा यह था कि बहुत सारी जो महिलाएं थी उनका अपहरण हुआ, उनको जबरन धर्मांतर किया गया, बहुत सारी जो फैमिलीज थी उनको मार दिया गया, उनकी जो महिलाएं थी उनसे ज़बरदस्ती शादी कर ली गई। तो ये भी एक तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बहुत बड़े स्तर पर हुआ। शरणार्थियों की समस्या यहाँ पर देखी गई, कम से कम 80 लाख जो लोग थे वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो वो एक तरीके से जो भी शरणार्थी शिविर होते हैं, बेसिकली रिफ्यूजी कैंप्स जो होते हैं, उन्होंने वहाँ पर महीनों और सालों एक तरीके से अपने आप को वहाँ पर रखा, ताकि क्या, उनका घर तो छीन लिया गया था। तो एक तो ये समस्या आई, और आखिरी समस्या ये थी कि जब इतने बड़े स्तर पर विभाजन हो रहा था तो बहुत ही बड़े स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कोलैप्स हुआ, क्योंकि शासन तरीके से नहीं चला पाया, क्योंकि बहुत ही बड़े स्तर पर कम्युनल टेंशन थी, पॉलिटिकल राइवलरी थी दोनों देशों की तरफ से, और आसानी से यहाँ पर शांति की स्थापना नहीं हो पाई। और आखिरी परिणाम ये था कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो संपत्ति का भी बंटवारा हुआ, चेयर का, फाइल का, कुर्सी का, टेबल का, हर एक चीज़ का यहाँ पर बंटवारा हुआ था। तो ये जितने भी पॉइंट्स आते हैं आपके, वो क्या आते हैं, भारत के परिणाम आते हैं, भारत के विभाजन के परिणाम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस बाय इंडिया एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब भारत आपका आज़ाद हुआ तो उसके सामने तुरंत ही कौन कौन सी चुनौती थी वो पूछी गई, वो भी ऊपर से 3 ही पूछी गई है, 3 ही हम बताएंगे। तो पहली तो वही थी कि भारत जो आपका था विविधता से भरा हुआ देश था, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर ये सब अलग अलग थे, तो इन सभी को एकता के सूत्र में बांधना एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा ये था कि भारत की जो जनसंख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट थी, पॉवर्टी थी, यहाँ पर सामाजिक असमानता थी, और सभी लोगों को ये समझाना कि हम यहाँ पर लोकतंत्र लेकर के आएंगे, चुनाव कराएंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, और ऊपर से भारत की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो दूसरी चुनौती हो गई भाई एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। और तीसरा ये था कि भारत का जो विकास करना था वो हमें एक बढ़िया तरीके से विकास करना था हर एक व्यक्ति का, ताकि सभी लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, वेलफेयर स्टेट एक तरीके से चलाया जा सके, और जो भी लोग जहाँ पे रहते हैं उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव वगैरह हो सके। तो डेवलपमेंट भी हमारा क्या था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये 3 चुनौतियाँ ऐसी थी जो आज़ाद भारत के समक्ष से एकदम सामने आई थी, और इन तीनों चुनौतियों को हमने एक तरीके से सॉल्व किया धीरे धीरे करते करे, और इस तरीके से भारत हमारा आगे बढ़ा। खैर, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो बहुत ही आसान भाषा में कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अब अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। और साथ में आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक सीरीज़ ला रहे हैं जो कि पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड ही होगा, जो कि सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा 90% की गारंटी मैं ले रहा हूँ, और गारंटी मैं यूँ ही नहीं ले रहा हूँ, आप पिछली वीडियो देखिए, वहाँ पर पता चलेगा कि जो मैं बताता हूँ वही आता है एक तरीके से एग्जाम में। ठीक है, तो अगले चैप्टर में मिलता हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।